नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 2, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने इसके भाग 1 पर चर्चा करी, जहां पर बनने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा और जाना। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, साथ ही साथ आपके संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में, और हम लोग चर्चा करेंगे कौन से मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के कुछ लेटर्स को लेकर के। इन क्वेश्चंस की भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम की जब हम बात करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस टाइम पे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एक बात तो तय, अगर आपने बैंकिंग का एग्जाम दिया होगा तो आप में से 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हम रीजनिंग सेक्शन में अगर बात करें तो लास्ट मोमेंट पे आप बैठ करके क्या करते हैं, टाइमर देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास 1.5 से 2 मिनट का समय बचा हुआ होता है और आपके पास एक सिटिंग या फिर पजल का क्वेश्चन बचा हुआ होता है, जहां पर चाह करके भी आप क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, आप केवल बैठ करके टाइमर देखते रहते, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 से 2 मिनट में शायद ये जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ ये हमसे बन ना पाए। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए हमें किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए कि हम इस लास्ट वाले टाइम को भी यूटिलाइज कर सके, क्योंकि आपको पता है कि एक एक सेकंड की यहाँ पर वैल्यू होती है। ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए टाइम को कैसे मैनेज करना है ये आर्ट भी आपको आनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट पर आधारित एक सीरीज दी गई है और सीरीज में यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिस प्रकार एफ एम जे संबंधित है टी एस जेड से, इसी प्रकार जे एम पी किससे संबंधित होगा। क्लियर। तो सबसे पहले एफ एम और जे को यहाँ पर हम देखेंगे, तो आप देखेंगे एफ एम और जे के बीच यहाँ पर इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर अगर हम जेड और टी को यहीं पर इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक, जेड और टी को यहीं पर मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, तो आपका टी एस और जेड, टी एस और जेड, तो ये आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि एफ एम जे किससे संबंधित है, टी एस जेड से संबंधित है। उसी प्रकार पूछा गया है जे एम पी के लिए, तो ध्यान दीजिए जे एम पी के लिए। ठीक है, तो जे एम पी में जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है वही पैटर्न आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जेड, जे एम पी का पैटर्न मैं यहाँ पर नीचे से ड्रॉ कर लेता हूँ, देख लो जे एम पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जेड आई एस, जेड आई एस में आप देखोगे तो आपको सेम पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको करना होगा रिमूव। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन आई एस जेड, आई एस जेड, तो आप बिल्कुल देखेंगे आई एस और जेड में सिमिलर आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जबकि बाकी के विकल्पों को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी चर्चा कर रहा हूँ, आपको एग्जाम हॉल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जेड एस आई अगर आप देखेंगे तो जेड एस आई में ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आई जेड एस में भी आपको ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि आपको ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ऐसा ही एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज एग्जैक्टली द मिडिल लेटर बिटवीन एफ एंड डी। अब देखिए ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम हॉल में आप भी ये गलती करते हैं तो अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा अप्रोच बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करोगे, एफ और डी को देखोगे तो पहले सीख लो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। इनके एग्जैक्ट मिड में जो एलिमेंट है उससे हमें 10वां लेटर बताना है, तो एग्जैक्ट मिड में कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बीच में कितने लेटर, 15 एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब 15 में एग्जैक्ट जो मिड में होगा वो होगा 8वीं पोजीशन पे। अगर वो डी के रेस्पेक्ट में भी 8वीं पोजीशन पर है, एफ के रेस्पेक्ट में भी 8वीं पोजीशन पर है, तो यानी कि वो एलिमेंट अगर डी के रेस्पेक्ट में 8वीं पोजीशन पर है तो उसके रेस्पेक्ट में भी डी भी क्या होगा, दाईं ओर 8वीं पोजीशन पर होगा। और हमें बताना कौन सा, हमें बताना है राइट हैंड से उसके राइट से 10वां एलिमेंट, तो डी क्या हो जाएगा, 8वां एलिमेंट हो जाएगा, 9वां 10वां, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एग्जाम हॉल में आप क्या करते हैं जरा ये भी देखिए और बताइए कि आप भी ये गलती करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गिनोगे कितने एलिमेंट है, 15, 15 के बाद फिर से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बी हो गया 8वां। अब यहाँ से आप फिर से जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप गिनोगे एक्स को और फिर आप आंसर मार्क करोगे। जबकि मैंने आपको
ऑर्डर एंड रैंकिंग में ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई, और जब बैंकिंग के सेशन में मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास लूंगा तो यहाँ पर भी इन छोटे छोटे से फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो ये गलती आपको नहीं करनी, यानी कि जब कभी भी आपसे दो एलिमेंट के एग्जैक्ट मिड वाले एलिमेंट की बात करी जाए तो वहां पर पहली बात तो ये होगा कि कंडीशन आपका मस्ट है कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, और अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें 1 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, वही पोजीशन होगी एलिमेंट की दोनों एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। अब वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट में हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में हो सकता है। और जब उस एलिमेंट एग्जैक्ट मिड वाले एलिमेंट की हम पोजीशन की बात करें, किसी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जितनी है उतनी ही उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में हम पहले बात कर रहे थे, दूसरा वाला एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि अगर हम बात करेंगे ए बी सी की अगर हम बात करें, और हमने कहा कि एग्जैक्ट मिड में मान लेते हैं, हमने कहा यहाँ पर 13 एलिमेंट थे, तो सी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में भी 7वीं हो जाएगी, और सी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन भी कितनी हो जाएगी? 7वीं हो जाएगी। मैंने जैसे कि कहा +1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, दैट्स इट। ठीक है? तो ये छोटे छोटे से अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे, अप्रोच पता होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है एग्जाम हॉल में अपना कीमती समय बचा पाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, Which of the following pair of letters has as many letters between them in the above arrangement as there are between them in the English alphabet? अब समझिए, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए थे लास्ट वाले जब सेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने बनाए थे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? तो लास्ट सेशन में आपने देखा कि हम एक पर्टिकुलर लेटर के साथ शुरू कर रहे हैं और वहां से काउंटिंग करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये गलती यहाँ पर अगर आपने करी तो कम से कम 4 से 5 मिनट का आप अपना समय गंवाएंगे, और उसके बाद भी आपका सही आंसर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समझिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्शन की ओर मूव ऑन करना है। ऑप्शन पे डायरेक्टली आप जाएंगे, एम और ओ की अगर हम बात करें तो एम के बाद मिलेगा एन, फिर मिलेगा ओ, यानी कि सिंपली यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में आपको पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? क्योंकि एम और ओ के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में एकमात्र लेटर एन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको एक ही लेटर देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स की बात करी जा रही, कौन सा लेटर मिल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एम एंड ओ। क्लियर है? तो ऑप्शन यानी कि अप्रोच पता है तो हम अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी 3 इज देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डिजिट विच हैज अ न्यूमेरल वैल्यू ऑफ मोर देन 6। यानी 6 से ग्रेटर वैल्यू आपको चाहिए 3 से पहले। ठीक है? अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है ये भी जान लो। कंफ्यूजन होती है प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय में। तो पा से होता है पहले और पा से होता है प्रीसीडेड। ठीक है? तो पा से पहले, पा से प्रीसीडेड, यानी कि जब प्रीसीडेड की बात करी जाएगी तो वो पहले वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, जब फॉलोड की बात करी जाएगी तो बाद वाले एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कितने ऐसे 3 है जिनके पहले वो नंबर है जिनकी न्यूमेरल वैल्यू 6 से ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को ढूंढेंगे। यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर 3 से पहले आपको 8 देखने को मिल रहा है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। यानी कि सारे इवन नंबर, सम संख्याओं को अगर इसमें से रिमूव कर दिया जाए तो दाहिने छोर से 7वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और 7वां एलिमेंट आपको यहाँ पर 5 के रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी सच 2 is there in the above arrangement each of which is immediately followed by a perfect square। यानी कि 2 के बाद जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ऐसे हमें पेयर यहाँ पर ढूंढने, तो 2 को ढूंढेंगे, 2 और 9 बिल्कुल एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 3 नहीं होगा, फिर 2 और 5 नहीं होगा, और इसके बाद 2 है ही नहीं। तो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक ही ऐसा पेयर हमें देखने को मिल रहा है जहां पर 2 के एग्जैक्ट बाद में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या यानी कि 9 देखने को मिल रही है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 7s आर प्रीसीडेड बाय 9 एंड फॉलोड बाय 6।
कितने ऐसे 7 हैं जिनके पहले 9 और बाद में 6 हो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आसानी के साथ यहाँ पर इसको हम पेयर को ढूंढ सकते थे। बढ़ते हैं आगे। विच डिजिट हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये भी एक स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच से बनाने वाला प्रश्न है। अगर यहाँ पर आपने स्मार्ट अप्रोच नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, यानी कि आप टाइम अपना वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। कैसे, हमें उन डिजिट की बात करनी जिनकी इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन पर गए, हमने यहाँ पर देखा पहले 2 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार आपको 2 देखने को मिला। अब देखेंगे 5, तो 5 यहाँ पर 1 बार आया है और 5 यहाँ पर 2 बार आया है, यानी कि जहां जहां 2 और 5 है वो ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। 5 को गिनने की जरूरत नहीं, अब 7 और 3 को गिनेंगे तो 7 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये ऑप्शन भी रिमूव हो गया। बचा हमारे पास 8, 6 और 5। 8 की बात करें तो 1, 2, 8 आपको 2 बार दिखाई दिया। 6 की अगर हम बात करें तो 1 और 2, और 5 को ऑलरेडी हम गिन चुके थे कि 5 2 ही बार आया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला प्रश्न, अल्फाबेटिकल एंड मिसलिनियस सीरीज, यानी कि यहाँ पर आपको सिंबल भी देखने को मिलेंगे, नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला प्रश्न बोला गया है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर भी आता है। तो यानी कि हमें चाहिए सिंबल जिनके पहले और बाद में हमें चाहिए वॉवेल। ठीक है, हाउ मेनी symbols are there in the above series, each of which is immediately preceded and also immediately followed by a vowel। तो इस तरीके से हमें ढूंढना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि प्रायोरिटी जो होगी वो किसकी होगी, वो होगी प्रायोरिटी सिंबल की। सिंबल के बाद हम देखेंगे वॉवेल, वॉवेल के बाद हम देखेंगे कॉन्सोनेंट, और अगर नंबर है तो सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद वॉवेल, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, और उसके बाद लेटर। ठीक है, अगर लेटर बोलेगा तो लेटर में ध्यान दीजिए वॉवेल भी आएंगे और कॉन्सोनेंट भी आएंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब समझिए, मैंने कहा सिंबल, सिंबल के पहले और बाद में वॉवेल एक में मिल गया। अब यहाँ पर पहले तो ई मिला लेकिन बाद में नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही ऐसा यहाँ पर पेयर देखने को मिल रहा है जिसमें सिंबल के तत्काल पहले और तत्काल बाद में एक वॉवेल आपको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। If all the symbols are dropped from the above series, which of the following will be the 7th element to the left of the 8th element from the right end? राइट से 8th एलिमेंट के लेफ्ट में 7वां एलिमेंट, तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो वैल्यू प्लस होकर के मिलेगी, किस एंड से मिलेगी, राइट एंड से मिलेगी। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग में बताई है। तो राइट एंड से आप देख पा रहे हैं 8th एलिमेंट के 7th आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो राइट से जब आप लेफ्ट जाओगे तो वैल्यू क्या होती है, प्लस होकर के राइट एंड से मिलेगी। तो राइट एंड से हमें गिनना है 15वां एलिमेंट, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमें सिंबल्स को नहीं गिनना। तो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, यानी कि आंसर बनेगा ई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, सिंबल हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और बाद में क्या हो, नंबर हो। तो मैंने क्या कहा कि प्रायोरिटी किसकी होगी, सिंबल की होगी, तो हम सिंबल से करेंगे शुरुआत। सिंबल के बाद में हमें क्या मिल जाए, एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, फिर एक नंबर मिल जाए, नहीं मिल रहा। सिंबल के बाद एक कॉन्सोनेंट और एक नंबर बिल्कुल मिल गया, एक पेयर यहाँ से बन गया। फिर सिंबल के बाद एक कॉन्सोनेंट और नंबर नहीं मिला, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं मिला, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट मिला लेकिन नंबर नहीं मिला, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट और नंबर मिला, एक और पेयर बन गया। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट और नंबर, एक और पेयर बन गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं @B9 के रूप में, एंड C4 के रूप में, क्वेश्चन मार्क F और 8 के रूप में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 पेयर बनते हुए देख पा रहे हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 3 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 होगा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। ठीक है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है।
अब ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले प्रश्न में करेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चा सबसे पहले लॉजिक लगाता है, अप्रोच करता है, वो क्या लगाएगा, देखो यहाँ पर CVK की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये C, ये V, ये K। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा है Z#E, वैसा ही पैटर्न बना। फिर आपको दिखाई दे रहा है 9 to T, वैसा ही पैटर्न बना। फिर आपको दिखाई दे रहा है %$3, अलग पैटर्न दिखा। आपने इसे आंसर मार्क किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले को अगर आप देखेंगे AND4V, तो AND4V में भी आपको सिमिलर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, AND4V। यानी कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 4 आपको एक तरह के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं और एक आपको अलग देखने को मिल रहा है। क्लियर, यानी कि %, और 3 आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया एक तरीका जिसे हम फॉलो करते हैं और क्वेश्चन हमसे बन जाता है। लेकिन अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले जो आप देखते हैं यहाँ पर, आप देखते हैं पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये सीरीज फॉलो कर रही है, तो उस पैटर्न वाले को आप क्या करते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसको आप आंसर मार्क करते हैं। लेकिन अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, एग्जामिनर आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट होता है और आपसे चाहेगा तो गलती बिल्कुल करवा लेगा। कैसे करवा लेगा गलती, यहाँ पर आप देखेंगे E@9, हम बात करेंगे E@9 की। तो देखिए E@9 आप पैटर्न से बनाने गए, K?8, यहाँ पर F के आगे में मैं 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो K?8 सिमिलर पैटर्न। B92, देखिए B92 सिमिलर पैटर्न। W%3 आप यहीं से आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। क्यों मैंने वहां पर लास्ट ऑप्शन को चेक किया था, समझिए। आप देखोगे कि ये पैटर्न सिमिलर है, इसको थोड़ा कायदे से बना देता हूं, K?8 फिर 8, ये पैटर्न सिमिलर है। और फिर आप देखोगे B92, ये पैटर्न सिमिलर है, लेकिन ये वाला पैटर्न अलग है। अब जैसे ही आपने इसको अलग देखा, आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ गए। लेकिन लास्ट ऑप्शन की तरफ आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, देखिए O#9, ये पैटर्न भी तो अलग है, ये पैटर्न भी तो इन तीनों के जैसा नहीं है, यानी कि 2 अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, जबकि आपको क्या करना है यहाँ पर, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5, ठीक है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब इसमें तो 2 अलग हो गए ना भाई, 2 अलग हो गए, तब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि पैटर्न के अलावा भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और वो तरीका क्या होगा, तो वो तरीका होगा एलिमेंट के बेसिस पर। एलिमेंट के बेसिस पर यहाँ पर आपको अलग चुनना है। तो अगर आप ध्यान देंगे E@9 में नंबर है, सिंबल है और अल्फाबेट है। नंबर है, सिंबल है, अल्फाबेट है। नंबर है, सिंबल है, अल्फाबेट है। नंबर है, सिंबल, अल्फाबेट है। एक ही आपका अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब आपके 4 में से 2 आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न के आधार पर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो लॉजिक लगा होगा फिर वो एलिमेंट के बेस पर लगा हुआ दिखाई देगा। अब एलिमेंट में भी अगर आपके मान लेते हैं कि सारे के सारे विकल्पों में एक्सेप्ट 1, सारे के सारे विकल्पों में अगर हम बात करें आपको नंबर, सिंबल और लेटर तीनों दिखाई देते, तो फिर उसमें हम लेटर में क्या करते, वॉवेल वाले को प्रेफर करते, ठीक है, वॉवेल वाले को प्रेफर करते। या हो सकता है 4 में वॉवेल दिया हो, 1 में कॉन्सोनेंट दिया हो, तो फिर हम कॉन्सोनेंट वाले को प्रेफर करेंगे। तो इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी जो लॉजिक है वो सिंबल पर आधारित ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये बेहद एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब बात करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों की। इस प्रकार के प्रश्नों में स्मार्ट तरीका, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ इंप्लीमेंट करके कैसे आपको अप्रोच करना होता है। इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। अगर इनको हम क्या किया जाए, विद इन द वर्ड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर PAN है तो इसी के अंदर हम इसको ANP के अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक है।
तो इसमें पूछा है कि आपसे कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। तो समझिए ए आया है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा होगा, ए आया तो इन तीनों को तो चेक करना ही नहीं था। अब आप इन तीनों को भी चेक करते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। आप टाइम यानी कि इन क्वेश्चंस में जितना फास्ट आप अपना दिमाग चला सकते, जितना तेज आप दिमाग चला सकते हैं, यानी कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस को बना रहे हो तो आपके दिमाग का जो रैम है वो बिल्कुल बिजी होना चाहिए। एक्स्ट्रा मेमोरी अगर ऑक्यूपाई कर ले रहा है दिमाग तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जितना दिमाग हीट होगा होने दीजिए, लेकिन आपको बहुत स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को बनाना होता है। अब इनमें देखोगे तो एन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर यू क्या है, बड़ा है, यहाँ पर ओ क्या है, एल से बड़ा है, तो आपके जो वर्ड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दो ऐसे वर्ड होंगे जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। पूरा का पूरा आप इसको भी चेक करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगेगा, और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो सीधे तौर पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। If all the consonants in the word are changed to the next letter as per English alphabetical order, then how many words have more than one vowel? तो समझिए इंग्लिश अल्फाबेट में किसी भी वॉवेल के बाद कभी भी वॉवेल नहीं आता। हर वॉवेल की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1, 5, 9, 15, 21, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब फटाफट से देखोगे 16 के बाद 17 नहीं आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, तो बिल्कुल एक से ज्यादा वॉवेल बनेगा। 14 के बाद 15 आएगा, एक से ज्यादा वॉवेल बनेगा। 19 के बाद 20 वॉवेल नहीं, 25 के बाद 26 वॉवेल नहीं है, 23 के बाद 24 वॉवेल नहीं है, 12 के बाद 13 वॉवेल नहीं है, 3 के बाद 4 वॉवेल नहीं है, 18 के बाद 19 वॉवेल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैंने जिस तेजी के साथ किया उसी तेजी के साथ आपको एग्जाम में भी अप्रोच करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी वॉवेल का अगला लेटर एक वॉवेल नहीं होगा, और अगर किसी कॉन्सोनेंट की हम बात कर भी रहे हैं तो हमें जो लेटर मिलेगा उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, 5, 9, 15, 21 में से एक होनी चाहिए। तो 14 के बाद 15 है, 14 के बाद 15 है, तो दो ऐसे वर्ड है जहां पर आपको एक से ज्यादा वॉवेल मिलेंगे। और जब एक से ज्यादा वॉवेल मिल गए तो आप पी में भी नहीं गिनोगे कि 16 के बाद 17, क्योंकि 3 हो जाएंगे तो भी तो एक से ज्यादा ही है। 18 के बाद मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया होता टी, आ गया यू, एक से ज्यादा हो भी जाएगा तो हमको काउंटिंग की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि वो अगर 3 हो गया तो भी तो एक से ज्यादा हो जाएगा, 3 हो गया तो भी तो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसको एडिशनल काउंट करने की जरूरत नहीं। जितना कम में आप बना सकते हो उतना कम में बनाइए, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाए। प्रैक्टिस के लिए अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आप मॉक्स लगाइए, मॉक्स में आपको मिलते हैं, तो वहीं पर आप स्मार्ट तरीके को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन द वर्ड्स if the words are arranged as per dictionary, then which of the following word will be second from the left hand? अब सिंपली देख लो, 16, 18, 19, 15, 3, तो 3 के बाद आ जाएगा 15, आंसर हो जाएगा OWL, ठीक है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, आपको प्लेस वैल्यू पर बिल्कुल बेहतर तरीके से कमांड करनी ही होगी। ये मैंने आपको बात कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में बता दी है। If all the letters in each of the words are arranged alphabetically within the word, how many letters will remain unchanged? कितने लेटर्स होंगे जो अनचेंज होंगे? तो यहाँ पर सारे के सारे चेंज आएंगे, ए आएगा, एन आएगा, पी आएगा, फिर यहाँ पर देखोगे एन आएगा, आर आएगा, यू आएगा, सारे के सारे चेंज। फिर यहाँ पर ए आएगा, एस आएगा, वाई आएगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखोगे एल आएगा, ओ आएगा, डब्ल्यू आएगा, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ए सी आर। तो दो ऐसे होंगे जो कि चेंज नहीं होंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, यानी कि पी, फ्रॉम द राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड के फर्स्ट लेटर के फर्स्ट वर्ड यानी कि सी की बात करी जा रही है, एंड द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर है आपका, सेकंड वर्ड है आपका रन, और इसके थर्ड लेटर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एन, ठीक है। तो एन की प्लेस वैल्यू होती 14, सी की प्लेस वैल्यू होती 3, 14 और 3 का अंतर होता है 11, इनके बीच में एलिमेंट मिलेंगे 10, ये बात भी मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग में बताई हुई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 और 14 का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, बीच में एलिमेंट होंगे आपके 10, आप गिन सकते हैं डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम, पूरे कितने 10 आपको लेटर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग में सिखाए हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे संख्याओं पर आधारित भी पूछे जाते हैं, यानी संख्या पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाए, ध्यान दीजिएगा विद इन द नंबर यहाँ पर नहीं बोला गया है, अगर विद इन द नंबर बोला गया था तो ऑल द डिजिट्स बोलता, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो यानी कि हमें 3 तक ही काउंट करना है। अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ही बोला गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, 5 एलिमेंट है तो एग्जैक्ट मिड में वही आएगा। ठीक है, तो असेंडिंग में ही करके देख लो, तीसरा आपका ये आएगा। और क्या पूछा है, प्रोडक्ट हमसे पूछा है सेकंड डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, तो 7 छंग 42, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते तो भी एग्जैक्ट मिड में यही आता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो भी एग्जैक्ट मिड में यही आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3, तीसरा एलिमेंट तो यही है। ठीक है, तीसरा एलिमेंट तो आपका ही 7 छंग 42, फर्स्ट और सेकंड का हमने क्या निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था। ठीक है, तो इधर से लगाए तो 1 2 3 ये बना, और उल्टा लगाते तो 1 2 3 आपका यही बनता। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द न्यूएस्ट अरेंजमेंट। थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, हमें लगाना है किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 3 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 4, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 1, तो सबसे छोटा तो ये बनाएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर ये बनाएगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो 2 4 7 बनाएगा, 2 6 7 बनाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर ये बनाएगा। अब पूछा क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड हाईएस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पर आपका फॉर्म करेगा वो 4 वाला फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद 3 वाला फॉर्म करेगा, और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म करेगा। तो 762 जो है वो आपका सबसे बड़ा नंबर फॉर्म करेगा। यानी कि हमने इसमें क्या देखा समझिए, इसमें जो सबसे छोटी डिजिट बन रही है वो 1 बन रही है, इसमें जो सबसे छोटी डिजिट है वो 4 है, इसमें जो सबसे छोटी डिजिट है वो 2 है, इसमें जो सबसे छोटी डिजिट है वो 2 है, और इसमें जो सबसे छोटी डिजिट है वो 2 है। अब इन डिजिट्स को अगर हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं, केवल आपको ये देखना होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो बताओ ये सबसे जो छोटा नंबर बना, जो सबसे बड़ा नंबर बनाया जा सकता है वो 4 5 8 के साथ ही बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको 4 देखने को मिलेगा, तो 400 सबसे बड़ा होगा, फिर यहाँ पर 3 दिखाई देगा तो 300 उससे बड़ा होगा। अब आ गए 200 वाले, 200 वाले के 267 बड़ा होगा कि 247 बड़ा होगा, तो आपको 267 बड़ा होगा, यानी कि तीसरे नंबर का जो हाईएस्ट नंबर फॉर्म होगा वो इससे होगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें संख्या की केवल जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसको देखना होता है, और उसके आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि इनसे कौन सा नंबर फॉर्म किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 100th पोजीशन पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे से स्मार्ट तरीके आपका टाइम बचाने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपके सिलेक्शन में भी सहयोग करेंगे। बढ़ते हैं आगे। If the second and third digit are interchanged, then what will be the resultant if the third digit of the highest number। अब सेकंड और थर्ड को आप चेंज करो, ध्यान दो, तो जो हाईएस्ट नंबर है वो अभी भी यही रहेगा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ये रहेगा और थर्ड हाईएस्ट यही रहेगा। ठीक है, तो बोला क्या है, then what will be the resultant if the third digit of the highest number, थर्ड डिजिट हाईएस्ट नंबर की बस ये है कि 4 हो जाएगी। ठीक है, अभी सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करो तो हाईएस्ट नंबर यही रहेगा, बस की थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर अगर ये है तो आगे भी लोवेस्ट नंबर यही रहेगा, तो लोवेस्ट नंबर के फर्स्ट डिजिट से यानी कि 2 से भाग दोगे तो 4/2 करोगे, संख्या आएगी 2, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अरेंज मत करने लग जाना कि इसको लिखना शुरू कर दे 9 3 4, फिर उसके बाद 7 2 6, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। If 2 is subtracted from the middle digit of each of the numbers, how many numbers thus formed will be divisible by 3। 2 is subtracted from the middle digit of the each। तो आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, रूल 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 2 11 3 14 नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसका जो सम है वो 3 से डिवाइडेड नहीं है। 7 6 13 नहीं होगा, 7 4 11। अब जरूरी थोड़ी कि हम मिड वाले से घटाएं, हमें सम देखना है, तो 2 को गायब कर दो। ठीक है, एक बार 2 को जोड़ोगे, एक बार 2 को घटाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे 8 5 13 2 15, ये वाला होगा, ये वाला आपका डिविजिबल होगा, तो 1 बना। फिर यहाँ पर देखोगे तो 8 5 13 14 -2 करोगे 12, ये वाला भी डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। यानी 2 ऐसी संख्याएं होंगी जब हम इनके मिड वाले डिजिट से 2 घटा देंगे तो ये संख्याएं 3 से डिविजिबल रहेंगी। तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज विद इन द नंबर देन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, यानी कि सिंपली हमें लेफ्ट एंड से दूसरा एलिमेंट चाहिए, क्योंकि राइट एंड से चौथा एलिमेंट की बात करी जा रही, तो हमें लेफ्ट एंड से दूसरा एलिमेंट चाहिए, क्योंकि 5 एलिमेंट है, तो जो राइट से चौथा होगा वो लेफ्ट से क्या होगा, दूसरा होगा। और अरेंज हमें कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो जिसकी सेकंड वाली डिजिट सबसे हाईएस्ट होगी वो आपका क्या करेगा, हाईएस्ट नंबर फॉर्म करेगा, यानी कि ये आपका हाईएस्ट नंबर फॉर्म करेगा, फिर ये आपका सेकंड हाईएस्ट नंबर फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, 7 ये जो नंबर बनेगा, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट को इंटरचेंज किया गया, तो ये नंबर क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका 6 7 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए, तो ये तरीके हैं, कुछ छोटे छोटे से तरीके जिनको आप इंप्लीमेंट करके अपना टाइम बचा सकते हैं। यानी कि आपको करना क्या था, यहाँ पर सिंपली फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना था, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो आपने देखना क्या था, केवल और केवल सेकंड डिजिट देखनी थी, फर्स्ट वाले को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड डिजिट जो सबसे हाईएस्ट बन रही है वो बन रही है 8, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये फॉर्म करेगा 851। दूसरा सबसे जो आपको बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 6, ये नंबर फॉर्म करेगा 672। अब जो लेफ्ट हैंड से दूसरा है वही राइट हैंड से चौथा होगा, आप पूरे को अरेंज करते हैं, राइट हैंड से चौथा आते तो सिंपली आप लेफ्ट हैंड से दूसरे पे जा सकते हो। यानी कि ये ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टाइम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर आप अपना बहुत ज्यादा समय बचा सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो समझ लीजिए मैं बात कर रहा था कि लास्ट में जब, पहली बात तो ये कि मैं कभी भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी रेस्पॉन्स इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को रेस्पॉन्स करने से मना करता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। रीज़न समझ लीजिए क्या है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार हम ऐसे वर्ड्स फॉर्म कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कई बार हम ऐसे वर्ड्स को मिस कर जाते हैं जो कि आसानी से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर भी बनाने के लिए मना करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट के लिए कभी भी सिटिंग और पजल वाले क्वेश्चंस को नहीं रखेंगे। तो जैसे आपका जो पेयर ऑफ लेटर वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को लिख करके हमें पेयर्स बनाने हैं, और अगर उससे बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रही तो आगे आपको काउंटिंग कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है। तो उन क्वेश्चंस को आप रख सकते हैं लास्ट के लिए, जो आप एक से 2 मिनट अपना वेस्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको आप रख सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो ठीक है, आप अपना एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, अदरवाइज छोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये गलतियां हम करते हैं, और इनिशियल लेवल पे अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और श्योरिटी भी नहीं होती है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम को यूटिलाइज करें, उसको फ्रूटफुल बनाएं दूसरे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके लिए, जिससे होगा क्या कि लास्ट के 1-2 मिनट को आप यूटिलाइज भी कर पाओगे, और शुरू में जितना टाइम आप इन क्वेश्चंस में देते हैं और श्योर भी नहीं होते हैं, उतने टाइम को आप यूटिलाइज करके दूसरे क्वेश्चंस को बना करके मार्क्स भी ले आ पाएंगे। क्लियर है। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस प्रश्न की। प्रश्न में बोला जा रहा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यानी कि ए और टेंथ, 1 2 7th 8th 9th 10th टी। ठीक, अब इससे कौन सा वर्ड आप फॉर्म कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ROAST। ठीक है, रोस्ट। और बोला गया है इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड बाय गिवन मेड, गिव एक्स एज द आंसर। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव वाई एज द आंसर। और यहाँ पर अगर आप वर्ड फॉर्म कर लेते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर आपको दिखाई दे रहा है आर, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा वर्ड यहाँ पर कौन सा बन रहा है, तो मुझे तो कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको कोई वर्ड समझ में आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, टेंथ, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, टेंथ letter of the word, which of the following will be the third letter of that newly formed word? If more than one such word can be made, give M as the answer. If no such word can be made, give X as the answer. ठीक है, तो एक तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है नोट, NOTE, एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है टोन।
अब मोर देन वन सच वर्ड है तो मोर देन वन सच वर्ड के लिए क्या है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव, मेड, कैन, गिव एम एज द आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजिली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिकॉग्निशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म वर्ड। कौन कौन से लेने हैं हमें, तो लेना है फर्स्ट एट्थ, फर्स्ट लेना है आर, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट्थ एन, नाइन्थ लेना है आई, 10th 11th लेना है ए। ठीक, तो यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा सीधा सीधा रेन, आर ए आई एन, रेन। ठीक है, यही था फर्स्ट, एट्थ, नाइन्थ और 11th। तो फर्स्ट हो गया आर, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आई, फिर 9 हो गया एस, 8th 9th है, ओके। एक के बाद आर ले लिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हो गया आई, और 9वां हो गया एस, और 11वां हो गया टी, 9वां हो गया आई, 10 8 9, ओके। ये बन रहा है आपके आर आई एस टी। ठीक है, एलिमेंट जो है आपका देख लीजिए फिर से, काउंटिंग इसकी मैं कर दे रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो आपका बनेगा आर, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ एलिमेंट आपका आई, 9th एलिमेंट आपका एस, 10th और 11th एलिमेंट आपका बनता है यहाँ पर टी। ठीक है, अब इससे हमें बनाना है, तो रेन मैंने यहाँ पर जो आपके एलिमेंट थे उसमें गड़बड़ी करी, तो एक मीनिंगफुल वर्ड आपका बन जा रहा था। अब आर आई एस टी से आप कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये आपको देखना है। आर आई एस टी, रिस्ट मत बना देना, क्योंकि रिस्ट सुनते तो हो लेकिन उसकी स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है। ठीक है, नहीं तो आप सुनते हो रिस्ट होता है तो आर आई एस टी बना दे, तो ये भी एक समस्या है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो बोला जा रहा है इफ नो सच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड, गिव एन एज योर आंसर, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखें, गौर से देखें। यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ट्यूबरक्लोसिस, डेस्टिनेशन, स्टैंड और नोरो वायरस। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो जो भी आंसर इस पर्टिकुलर सीरीज का अगला जो भी एलिमेंट बनेगा, यहाँ पर जो वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है वो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के साथ हो रही है। 20 और 21 प्लेस वैल्यू है इन दोनों की। यहाँ पर 4 और 5 आपको प्लेस वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 19 और 20 प्लेस वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पर 14 और 15 देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसी प्रकार से नेक्स्ट वन आप देखेंगे तो ए बी डी ई एफ ए बी, तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव लेटर के साथ स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा। रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिल रहा है 2 1 16 15 6 5 21 20, तो अगला भी क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेरिटरी, फिर उसके बाद एथेनॉल, एक्शन और एनाटॉमी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या ही लॉजिक लगाओगे, अब आप क्या ही लॉजिक लगाओगे कि अगला वाला क्या हो सकता है। तो समझ लीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप फैमिलियर हैं, आपकी जान पहचान है, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर टी आपका पहला एलिमेंट है, यहाँ पर टी आपका दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पर टी आपका तीसरा एलिमेंट है, यहाँ पर टी आपका चौथा एलिमेंट है, यानी कि नेक्स्ट जो होगा वहाँ पर टी आपका पांचवा एलिमेंट होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऐसे लॉजिक्स के साथ फैमिलियर नहीं है तो निश्चित रूप से फिर आप स्ट्रगल करेंगे। क्लियर है? तो ये रही बात अल्फाबेट टेस्ट की। तो अल्फाबेट टेस्ट में आपके बनने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम लोगों ने चर्चा करी, और साथ ही साथ हम लोगों ने स्मार्ट तरीके को भी जाना कि कैसे आपको अप्रोच करना है, और साथ ही साथ किन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, इसके ऊपर भी आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमें ध्यान रखना होगा कि एग्जाम हॉल में हम अपना टाइम यूटिलाइज कर पाए, एक एक सेकंड हम अपना यूटिलाइज कर पाए, लास्ट का हमारा जो टाइम बचा हुआ होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो इसी अप्रोच को आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करना है, और एग्जाम हॉल से पहले मॉक टेस्ट में आपको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है इन चीज़ों को डायरेक्टली। जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे डायरेक्टली एग्जाम हॉल में, पहले हम प्रैक्टिस करके जाएंगे और सिर्फ उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम हॉल में। क्लियर है?
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बने रहें कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, और अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा प्रोवाइड कराने वाले एवरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्लियर है? तो इसके लिए नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन ज़रूर दबा करके रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों अपने साथियों तक भी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।